हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें क्विक रिवीजन करना है, यानी बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर के बारे में नहीं जाएंगे, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको 2 से 3 वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे, जिससे आप क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ यहाँ का हम सिलेबस जान लेते हैं कि हमें सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, ये चीज़ हमें पढ़ना है। अर्ली अटैम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसने किसने शुरुआत कैसे हुई, क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए, उसके बाद में कौन से साइंटिस्ट आए, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम देख रहे हैं वो किस तरीके से डेवलप हुई। तो अर्ली अटैम्प्ट्स यानी शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हमको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशंस कैसे है, जिसमें डोबेराइनर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और ऑक्टेव लॉ पढ़ना है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी 1 बाय 1 करके। फिर बाद में हमें डिटेल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है और उसमें प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशंस आते हैं, जैसे वैलेंसी हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन है। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन कभी कभी पूछ लिया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो टू स्टडी द सिस्टमेटिक मेथड, यानी किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो उसमें लगभग 119 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है। तो आप 1 बाय 1 करके अगर आप उनकी स्टडी करने बैठ जाओगे तो नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो सिस्टमैटिक मेथड से अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी काफ़ी आसान हो जाएगा। स्टडी को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप लिख सकते हो कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी अगर करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है डोबेराइनर ट्रेड्स, यानी क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किसने किया था, डोबेराइनर ने स्टार्ट किया था। तो डोबेराइनर ने क्या बताया था, डोबेराइनर ने बताया, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम में खोजे गए थे, आप ध्यान से सुनते रहिए, जब डोबेराइनर ने अपना क्लासिफिकेशन शुरू किया तो उस टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी। लगभग 50 एलिमेंट्स के आसपास ही डिस्कवर हुए थे उस टाइम, और आज के समय में लगभग 119 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो जब डोबेराइनर के टाइम में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मासेस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर जब अरेंज किया जाता है तो तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिला उनको, और वो तीन तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप मिला उन्हीं को उन्होंने क्या बोला, ट्राइड्स, यानी ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स उन्होंने बनाया। और ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी। और ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इनको कब मिले, जब इन्होंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया। और उन्होंने ये देखा, इसके पीछे का एक और रीज़न है, इन्होंने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया जा रहा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है और जो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, अगर उसका हम एवरेज निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो सेकेंड वाले यानी बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी इफ़ वी कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ दैट ट्रेड, देन इट विल इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप फर्स्ट ग्रुप को देखिए, यहाँ पर लिखा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर देखिए 6.9 है, सोडियम के लिए दिया 23 और पोटेशियम के लिए दिया 39। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट वाले का, यानी इसको अगर हम 7 मान लेते हैं, और इसको पोटेशियम को अगर आप यहाँ पर दिया हुआ देखिए 39, और इसका आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 23 आएगा। और ये 23 किसके बराबर है, ये बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। तो इस तरीके से डोबेराइनर ने बताया था कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया जाता है तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे कभी डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 3 एलिमेंट ABC दे देगा और उनका एटॉमिक मास दिया रहेगा, और पूछेगा क्या ये डोबेराइनर के क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, और जो वैल्यू आएगी अगर वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगी, इसका मतलब वो डोबेराइनर के
क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज वो डोबराइनर के क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डोबराइनर के क्लासिफिकेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो डोबराइनर ने 3 ट्रेड्स बनाए थे, एक आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला, और दूसरा लिखा हुआ है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम वाला, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो केवल 3 ही ट्रेड्स वो बना पाए थे। तो हम पहला पढ़ चुके हैं, दूसरा ट्रेड्स देखते हैं इनका। तो यहाँ से आप देखिए, उन्होंने जो दूसरा ट्रेड्स बनाया था, यानी 3 एलिमेंट का एक और ग्रुप उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स को शामिल किया था, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, देखिए लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्शियम का 88 है और बेरियम का 137 है। तो फिर से हमें वही करना है, 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 88.5 वैल्यू दी गई है, यानी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 88.5 आएगा हमारा आंसर, और ये बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए, यानी 88 बीच वाला एलिमेंट हमारा है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर है। इसका मतलब ये भी डोबराइनर के क्लासिफिकेशन में शामिल किया जा सकता है। तो ये जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल भी डोबराइनर के क्लासिफिकेशन में शामिल थे। तो यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं कि डोबराइनर के क्लासिफिकेशन में एल्कली मेटल यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम वाला ग्रुप था, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला ग्रुप था, और फिर हैलोजन ग्रुप भी उनके क्लासिफिकेशन में था। तो हैलोजन के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हैलोजन में अगर आप देखोगे तो ये हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है सबका। तो आपको सेम वही थिंक करनी, फिर से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि ये एलिमेंट्स भी डोबराइनर के क्लासिफिकेशन में फॉलो हो रहे थे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच कर रही थी। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एलिमेंट्स जो होंगे आपस में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो बाद में चेक किया गया तो इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थी। इससे डोबराइनर का क्लासिफिकेशन कुछ हद तक सक्सेसफुल था, बट ये डोबराइनर का क्लासिफिकेशन फेल भी हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पर डोबराइनर ने अपना क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं कर पाए। इसलिए डोबराइनर का क्लासिफिकेशन बाद में क्या हो गया, फेल भी हो गया। तो लिमिटेशंस अगर हम बात करते हैं डोबराइनर की, तो चलिए लिमिटेशन भी देख लेते हैं। तो लिमिटेशन देखिए लिखा हुआ है, इट फेल्ड टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स। जितने भी उस समय खोजे गए एलिमेंट्स थे उनका वो 3 एलिमेंट्स का ट्रेड्स नहीं बना पाए, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया। इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स भी आपस में ट्रेड्स में शामिल नहीं हो पाए, यानी उनका अर्थमेटिक मीन नहीं निकल रहा था, भले ही उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों ना रही हो। तो इस तरीके से डोबराइनर का क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, वो थे मेंडलीव। तो चलिए हम मेंडलीव क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, सॉरी न्यूलैंड्स है, न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो न्यूलैंड्स ने बताया, उन्होंने म्यूजिक के ऑक्टेव से अपने क्लासिफिकेशन को कंपेयर किया था। तो म्यूजिक का ऑक्टेव आपको पता है, सारे गामा पा धा नी, ये होता है, सारे गामा पा धा नी सभी को पता है। तो इसी से उन्होंने क्या किया था, अपने क्लासिफिकेशन को कंपेयर किया था। यानी उन्होंने बताया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन एवरी एर्थ एलिमेंट विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। यानी जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज करते हैं तो हर 8वां एलिमेंट अपने पोजीशन से पहले एलिमेंट से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे म्यूजिक में हर 8वां स्वर अपने पहले पोजीशन पर जो स्वर होगा उससे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो आप यहाँ से चेक करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वें पोजीशन पर अगर हम आते हैं फिर से सा मिलेगा, तो सा के नीचे सा आएगा, रा के नीचे रा आएगा, और रा एक दूसरे से 8वें पोजीशन पर प्रेजेंट है, गा और गा एक दूसरे से 8वें पोजीशन पर प्रेजेंट। तो जिस तरीके से म्यूजिक में हर 8वां स्वर हमारा जो होता है वो क्या होता है, उसी तरीके से ठीक हमारे पास क्या होता है,
कंपेयर करते हैं तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ में भी इसी तरीके की चीज़ें हमको निकल करके सामने आती कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर हम न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ों की कमी रह गई, तो उसमें लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस अगर हम बात करें न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन में, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो केवल फॉलो अप टू 20 एलिमेंट, अप टू 20 एटॉमिक नंबर, यानी ये 20 एटॉमिक नंबर तक ही फॉलो हो रहा था, यानी कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। और उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे वो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन था उससे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि इनकी डिफिनीसन क्या थी। तो डिफिनीसन ये थी कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया तो हर आठवां एलिमेंट यानी एवरी एर्थ एलिमेंट विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। और लिमिटेशन कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स पर अप्लीकेबल था, इसके आगे के एलिमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये जो है न्यूलैंड्स के बारे में हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं आगे यहाँ से, तो हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए हम एक सेपरेट क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट अभी आपको डेफिनीसन वगैरह देख लेनी है, क्योंकि मेंडलीव की जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास आपको चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए डेफिनीसन, और तीनों में क्या सिमिलरिटी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से पीरियोडिक टेबल का फार्मेशन किया था, और यहीं से पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई, क्योंकि इसके पहले जो लोग थे वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे। मेंडलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल का फार्मेशन किया। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, और पीरियोडिक टेबल और केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो एटॉमिक मास पर अरेंज थी। तो अभी तक आप क्या देख रहे हैं कि जो डोबराइनर ने बनाया और न्यूलैंड ने बनाया और फिर मेंडलीव ने बनाया, इन तीनों ने ही अपने एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया वो किसके आधार पर किया, एटॉमिक मास के बेस पर किया। और इसीलिए इन लोगों का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो गलत हो जा रहा था। और लास्ट में जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज है, और एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज होने के कारण से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी तक सक्सेसफुल है। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, स्टार्टिंग से आपको याद होना चाहिए कि डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव इन तीनों ने ही एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज किया, जो इनके पीरियोडिक टेबल के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था। और दूसरी चीज़, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया, जिसके कारण से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी तक सक्सेसफुल है, और उसमें बहुत सारी मेरिट्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताइए। तो देखिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस, यानी किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। ये वर्ड किसने बोला था, मेंडलीव ने बोला था, और इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल डिजाइन की। यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ये क्वेश्चन बोर्ड में 10 से 12 बार पूछा जा चुका है, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है और पीरियोडिक लॉ क्या होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी उसमें पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीट होना। तो मेंडलीव ने इस तरीके से ग्रुप बनाए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, और उन्होंने बताया था कि जब कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में रिपीट होगा, जैसे यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट पढ़ रहा है तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अगर इस ग्रुप में कोई एलिमेंट पढ़ रहा है तो इनके भी आपस में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो होगी। यानी अगर सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे दे विल शो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तो व्हेन एलिमेंट्स will present in same group they will show same physical and chemical property, this is called periodicity of elements। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेंडलीव की क्लासिफिकेशन से, वो है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थी और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स की डीमेरिट्स यानी लिमिटेशंस क्या थी। तो ये मान करके चलिए कि पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन से कम
2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो अभी यहाँ से हमने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 1 मार्क्स का बताया है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो पूछा जाता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास आपको बनाएंगे, जिसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां थी और उनमें कौन कौन सी ऐसी खास बातें थी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाते समय उन्होंने ध्यान में रखा था। और ऐसे उन्होंने एक चीज़ और भी बताया था कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उसके बारे में भी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।